विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। अनुसंधान 2020 के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानवर्धन कंठ और आज के इस विशेषांक में देखिए अनुसंधान के क्षेत्र में वर्ष 2020 की कुछ अनूठी उपलब्धियां जो भारतीय वैज्ञानिकों और अनुसंधानकर्ताओं के बेहतरीन कार्यों की एक झलक प्रस्तुत करती है। किसी भी गुजरते साल की उपलब्धियों को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उस साल हुए उन प्रमुख शोधों और नवाचारों की चर्चा की जाए जिनके नाम वो साल रहा। पैनक्रेटिक कैंसर की दवा की खोज हो या फिर देश में ही हींग उगाने का सफल प्रयोग, बम या विस्फोटक की पहचान करने वाली अनूठी डिवाइस विकसित करनी हो या कोरोना समेत तमाम किस्म के वायरस को सेकंड्स में निष्क्रिय करने वाला माइक्रोवेव सैनिटाइजर, ईट राइट इंडिया चैलेंज की शुरुआत हुई हो या दिल्ली जैसी जगहों को पराली के प्रदूषण से बचाने की तरकीब, वर्ष 2020 में हुए शोधों और नवाचारों की एक लंबी फहरिस्त है। जिन वैज्ञानिक प्रयासों ने इस साल सुर्खियां बटोरी उनमें से ही एक है पैनक्रियाटिक कैंसर दवा की खोज। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। CSIR के शोधकर्ताओं ने एक ऐसे नए तत्व का पता लगाया है जिसके शुरुआती अध्ययन में कैंसर रोधी गुण देखे गए हैं। अब केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन यानी कि CDSCO ने दवा के मानव परीक्षणों की अनुमति प्रदान कर दी है। संभवतः ये देश में पहला मौका है जब किसी कैंसर की दवा की खोज की गई हो। ये खोज CSIR की जम्मू स्थित प्रयोगशाला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन IIIM ने करीब 10 साल के लंबे अनुसंधान के बाद की है। संस्थान के तत्कालीन निदेशक डॉक्टर राम विश्वकर्मा के नेतृत्व में शोधकर्ताओं संदीप भराटे, सोनाली भराटे, दिलीप मोड़े, शशि भूषण और सुमित गांधी की टीम ने ये नया तत्व खोजा है जिसे नाम दिया गया है IIIM 290। पूर्व में उनका शोध मेडिसिनल केमिस्ट्री जर्नल में प्रकाशित भी हुआ है। IIIM के तत्कालीन निदेशक डॉक्टर राम विश्वकर्मा के अनुसार अब तक के सभी प्री क्लिनिकल अध्ययन सफल रहे हैं। पशुओं पर भी इसके ट्रायल किए गए, वे भी सफल रहे। पशुओं में मानव कोशिकाएं डालकर भी दवा के परीक्षण करके देखे गए हैं जिनके बेहद अच्छे नतीजे आए हैं। अब मनुष्यों पर परीक्षण आरंभ किए जा रहे हैं। पहले चरण में मनुष्यों पर सुरक्षा ट्रायल होंगे जिसमें शरीर पर दवा के दुष्प्रभावों को देखा जाता है। इसके बाद दूसरे चरण के परीक्षण अग्नाशय के रोगियों पर किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अग्नाशय कैंसर के उपचार की ये एकदम नई दवा है तथा CSIR इसका अमेरिकी पेटेंट भी हासिल कर चुका है। अभी तक इस कैंसर का कोई उपचार नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि परीक्षण सफल रहे तो ये देश के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के काम आएगी। ये दवा प्राकृतिक स्रोतों से हासिल की गई है। पश्चिमी घाट के जंगलों में पाए जाने वाले एक वृक्ष सफेद देवदार की पत्तियों से इसे निकाला गया है। इसके बाद प्रयोगशाला में इसका सिंथेटिक संस्करण तैयार किया गया। इस दवा से जुड़े आंकड़ों के अध्ययन के बाद CDSCO ने भी इस कैंसर रोधी तत्व को नई दवा के रूप में मंजूरी प्रदान की है। दवा नियंत्रक की मंजूरी के बाद मानव परीक्षणों के लिए दवा का निर्माण आरंभ हो गया है। ये दवा कैसे काम करेगी इसे इस प्रकार समझ सकते हैं। मनुष्य के ऊतकों में एक प्रोटीन काइनेस पाया जाता है। अग्नाशय के ऊतकों में भी इसकी मौजूदगी होती है, लेकिन कैंसरग्रस्त ऊतकों में काइनेस प्रोटीन की मात्रा ज्यादा पाई गई है। यही काइनेस प्रोटीन अग्नाशय कैंसर के लिए जिम्मेदार है। शोधकर्ताओं ने प्रयोगशाला परीक्षणों में अब तक पाया है कि नई प्रस्तावित दवा काइनेस प्रोटीन को बनने से बाधित करती है तथा उसकी सघनता को भी कम करती है। एंजाइम होते हैं बॉडी में जिनको हम काइनेस बोलते हैं, जो क्या करते हैं एक प्रोटीन में फास्फोरस ग्रुप ऐड करते हैं, इनको बोलते हैं काइनेज। ये बहुत ज़रूरी है, इनकी वजह से हमारी पूरी बॉडी की जो सिग्नलिंग है, जैसे मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ
तो कम से कम 25-30 काइनेजेस की वजह से मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। मुझे ठंडे गर्म की फीलिंग होती है, तो ये इन काइनेजेस पे हमने प्रोग्राम शुरू किया कि इनके हमें स्मॉल मॉलिक्यूल एक्टिवेटर और इनिवेटर ढूंढने। तो एक बड़ा प्रोग्राम शुरू किया जिसमें हमने खूब जो हमारी जो इंडिया की बायोडाइवर्सिटी है, हमारे पास जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, माइक्रोब्स हैं, उन सब की स्क्रीनिंग की। तब जाकर के हमें एक पर्टिकुलर प्लांट हमें मिला वेस्टर्न घाट्स से। उस प्लांट का नाम है डाइसोजाइलम बाइनेक्टिफेरम। ये ट्री होता है वहां पर। तो उसमें से फिर हमें एक मॉलिक्यूल मिला जिसका नाम है रोहितिकीन। ये मॉलिक्यूल करीब 30 साल से मालूम है, लेकिन इसकी ये प्रॉपर्टी मालूम नहीं थी कि ये इतना पोटेंट काइनेज इनहिबिटर है। ये हमने नई चीज ढूंढी। उसके बाद हमने पता किया कि जो ये मॉलिक्यूल है इसमें प्रॉब्लम है कि ये इसको हम एज ए इंजेक्शन दे सकते हैं बट एज ए टैबलेट नहीं दे सकते। तो फिर हमने 2-3 साल लगा के उसको टैबलेट के फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसको मॉडिफाई किया मेडिसिनल केमिस्ट्री से, और फिर जाकर के हमें अच्छा पोटेंट कंपाउंड मिला। फिर पता चला कि जो हमारे सेल में एक तरह के काइनेज होते हैं, उनको हम साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस बोलते हैं, उनको ये अच्छे से इनहिबिट करता है नैनोमोलर कॉन्सेंट्रेशन पैनक्रियाटिक कैंसर के मॉडल में। तो उसमें वो बड़ा एक्साइटिंग डेवलपमेंट था, क्योंकि जो पैनक्रियाटिक कैंसर है उसकी अभी कोई दवाई नहीं है और पूरे दुनिया में बहुत ज्यादा लोगों को ये कैंसर अब होने लगा है। पहले नहीं था, अब ज्यादा होने लगा है। और इंडिया में भी करीब 2 या 3 लाख लोगों को साल में ये कैंसर डिटेक्ट होता है। और फिर हमने जो हमारे कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं उन लोगों से डिस्कशन किया। यहाँ पर टाटा मेमोरियल कैंसर बॉम्बे का, मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव का, इन सबसे बात करके फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब इसको हमने प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट इसका करना पड़ेगा। पहले पूरा स्टडी मॉलिक्यूल का एनिमल मॉडल्स पे होता है, सेफ्टी देखते हैं, उसमें एफिकेसी देखते हैं, और वो कंप्लीट करके फिर हम ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पास गए करीब 6-7 महीने पहले, और उनसे हमने परमिशन मांगी कि हमको अब क्लिनिकल ट्रायल की परमिशन दी जाए। तो उन्होंने अब हमें क्लिनिकल ट्रायल की परमिशन दे दी है। तो हम पैनक्रियाटिक कैंसर पेशेंट में इसका ट्रायल शुरू करेंगे बहुत जल्दी, और पहला ट्रायल शुरू होगा बेंगलोर के एक हॉस्पिटल में। तो वहाँ से अभी ये बात हम वहाँ तक अभी हैं। तो अभी मैं ये कहूँगा कि हमें उम्मीद है कि अगर हमारे क्लिनिकल ट्रायल सक्सेसफुल होते हैं तो ये एक अच्छा एक हमारा कंट्रीब्यूशन रहेगा जो पैनक्रियाटिक कैंसर के मैनेजमेंट में ये मॉलिक्यूल जो IIM-90 जिसको हम लोग बोलते हैं, ये आगे बढ़ेगा। दाल और सब्जियों में छौंक लगाने के लिए हमारे देश में घर घर में हींग का इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में हींग पैदा ही नहीं होती? जी हाँ, इसे विदेशों से आयात किया जाता है। नतीजा ये है कि बेहद महंगी मिलती है हींग। ज़रा सोचिए, यदि हमारे किसान हींग उगाने लगें तो क्या होगा? 2 फायदे होंगे। आम लोगों को कम कीमत पर हींग मिलने लगेगी, और दूसरा, किसानों की आय भी बढ़ेगी। वैज्ञानिक प्रयासों से अब देश में हींग की खेती शुरू होने जा रही है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पालमपुर स्थित प्रयोगशाला हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IHPT ने कुछ समय पहले ईरान से हींग के पौधे मंगाकर उन्हें लाहौल स्पीति के रिबलिंग स्थित अपने क्षेत्रीय केंद्र में उगाना शुरू किया। हींग का पौधा अत्यधिक सर्द तापमान में उगता है। ऐसे इलाके जहां न्यूनतम तापमान 0 से नीचे हो और अधिकतम तापमान 25 डिग्री से ज्यादा ना हो, वो हींग की खेती के लिए सर्व उपयुक्त हैं। ऐसे स्थानों को कोल्ड डेजर्ट यानी ठंडे मरुस्थल कहा जाता है। IHPT के निदेशक संजय कुमार के अनुसार इस बाबत हिमाचल सरकार के साथ एक करार भी किया गया है, जिसके तहत IHPT टिश्यू कल्चर तकनीक के जरिए किसानों को हींग की पौध उपलब्ध करवाएगा, जिसके लिए पहले किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। अभी शुरुआत हिमाचल से की जाएगी और इसके बाद उत्तराखंड सरकार को भी संस्थान की तरफ से हींग की खेती के लिए प्रस्ताव दिया जाएगा। हींग जैसा महत्वपूर्ण मसाला देश में पैदा ही नहीं होता,
भारत हर साल 5 अरब रुपए की हींग विदेशों से आयात करता है। ज्यादातर हींग ईरान से आती है, जो हींग का सबसे बड़ा उत्पादक है। यदि भारतीय किसान भी हींग उगाएं, तो किसानों के लिए ये एक नकदी फसल साबित होगी। हींग का पौधा 5 साल में तैयार होता है और इसके बाद ही ये हींग पैदा करता है। पौधों की जड़ों से हींग तरल पदार्थ के रूप में निकलती है, जिसे बाद में सुखाया जाता है। ये पूरी तरीके से औषधीय गुणों से परिपूर्ण है। कई आयुर्वेदिक दवाओं में भी इसका इस्तेमाल होता है और भोजन में मसाले के रूप में भी हींग का तड़का खास होता है। हींग पाचन विकार दूर करने के लिए कारगर होती है। साथ ही एक बार पौधा हींग देना शुरू करता है तो फिर कुछ साल तक लगातार हींग देता रहता है। तो इस तरह से हींग की खेती बेहद किफायती साबित होती है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौटते हैं। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के प्रति लोगों की रुचि जगाने के उद्देश्य से साल 2019 में इंडिया साइंस चैनल की शुरुआत की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया इंटरनेट आधारित ये विज्ञान वेब चैनल विभाग के स्वायत्त संस्थान विज्ञान प्रसार द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस चैनल पर विज्ञान पर आधारित डॉक्यूमेंट्रीज, ताज़ा विषयों पर स्टूडियो चर्चा, साक्षात्कार और हर आयु वर्ग को आकर्षित करने वाली विज्ञान लघु फिल्में और साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट की पहुंच आज हर जगह, हर व्यक्ति तक है। ऐसे में देश में वैज्ञानिक चेतना के प्रसार के लिए ये माध्यम सबसे उपयुक्त कहा जा सकता है। अनुसंधान 2020 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आतंकी हमलों का खतरा आजकल बढ़ गया है। हम अक्सर ये सुनते हैं कि पुलिस को सूचना मिली है कि अमुक जगह पर बम रखा है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि बम को जल्दी से जल्दी कैसे तलाशा जाए। विस्फोटक सामग्री का पता लगाने के लिए हर जगह पुलिस या सुरक्षा बलों के पास डॉग स्क्वाड की सुविधा भी नहीं होती। ऐसे में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के वैज्ञानिकों ने इस समस्या का प्रभावी हल खोज निकाला है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जो विस्फोटकों को आसानी से तलाश लेगी। रेडार एक्स नाम की ये डिवाइस करीब 2 मीटर की दूरी से ही बम या विस्फोटक की पहचान कर लेती है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। रेडर एक्स को DRDO की पुणे स्थित हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी यानी कि HEMRL ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु की मदद से तैयार किया है। हाल में आयोजित नेशनल वर्कशॉप ऑफ एक्सप्लोसिव डिटेक्शन 2020 कार्यक्रम में DRDO के चेयरमैन डॉक्टर सतीश रेड्डी ने इसे लॉन्च किया है। अब ये सुरक्षा बलों के इस्तेमाल के लिए भी जल्द उपलब्ध हो सकेगी। DRDO के अनुसार रेडर एक्स करीब 2 मीटर की दूरी से किसी स्थान पर छिपाए गए बम एवं विस्फोटकों की पहचान कर सकती है। विस्फोटक ढेर के रूप में हो या उसे किसी अन्य सामग्री में मिलाया गया हो, तो भी ये डिवाइस उसकी पहचान कर सकती है। DRDO के अनुसार इसमें देश में बम बनाने में प्रयुक्त होने वाले 20 किस्म के विस्फोटक सामग्री की पहचान करने की क्षमता है। दरअसल ये देखा गया है कि आजकल आतंकी देसी सामग्री से बम बनाने को तरजीह दे रहे हैं, क्योंकि ऐसी सामग्री आसानी से मिल जाती है, जबकि इस प्रकार की सामग्री से बने बमों को तलाश करने में मुश्किल होती है। रेडर एक्स की खूबी ये है कि इसमें एक डेटा लाइब्रेरी भी है, जो विस्फोटकों में अहम भूमिका निभाती है। जरूरत पड़ने पर इस लाइब्रेरी में विस्फोटकों का ब्यौरा बदला भी जा सकता है। यदि डेटा लाइब्रेरी में गैर विस्फोटकों का ब्यौरा डाल दिया जाए तो ये गैर विस्फोटक सामग्री की भी पहचान कर सकती है। उदाहरण के लिए इसे नशीले पदार्थों की पहचान करने के लिए भी उपयोग करना संभव है।
रेडर एक्स डिवाइस की तकनीक विकसित करने में अहम भूमिका निभाने वाले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लाइड साइंसेज के प्रोफेसर शिवा उमापति का कहना है कि डिवाइस ज्यादा दूर से भी विस्फोटकों की पहचान कर सकती है, लेकिन यदि दूरी बढ़ाई जाती है तो फिर डिवाइस का वजन और आकार बढ़ सकता है। अभी ये डिवाइस हाथ में लेकर इस्तेमाल करने लायक है। रेडर एक्स को लेकर डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश रेड्डी ने कहा कि विस्फोटकों का पता लगाना समय की बड़ी मांग है। ऐसी तकनीक से फायदा हुआ है कि पुलिस एवं सुरक्षा बलों को इसकी उपलब्धता बढ़ेगी। वो आतंकियों एवं शरारती तत्वों के हौसलों को पस्त कर सकेंगे। आजकल वायरस एवं बैक्टीरिया के संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। घर में एक व्यक्ति को संक्रमण होता है तो दूसरे को भी संक्रमण का खतरा बना रहता है। ऐसे में यदि घर को संक्रमण मुक्त रखा जाए तो काफ़ी हद तक इस प्रकार के संक्रमण के खतरे से बचा जा सकता है। लेकिन अभी तक इसके लिए किफ़ायती तकनीक की कमी थी, जिसे अब दूर कर दिया है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने। एक ऐसा माइक्रोवेव सैनिटाइजर अतुल्य बनाया है जो कोरोना समेत तमाम किस्म के वायरस को सेकंड्स में निष्क्रिय कर देता है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अतुल्य कोरोना वायरस में बेहद कारगर साबित हो रहा है, क्योंकि इसकी कीमत बहुत कम और संचालन की लागत न के बराबर है। अभी ऑफिस और घर को सैनिटाइज करने के लिए सिर्फ रासायनिक छिड़काव ही विकल्प है या फिर हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें खर्च ज्यादा है, जबकि अतुल्य ज्यादा फायदेमंद। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी DIAT पुणे ने इसे तैयार किया है और इसे विकसित करने वाले DIAT के इलेक्ट्रॉनिक एवं कंप्यूटर इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर KP रे ने बताया कि ये माइक्रोवेव स्टरलाइजर कैसे काम करता है। इसे माइक्रोवेव ओवन से समझना होगा। माइक्रोवेव ओवन में एक चैम्बर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तरंगे आती हैं जो भोजन को गर्म करती हैं, जबकि अतुल्य में ये तरंगे बाहर निकलती हैं। जिस सामान को संक्रमण रहित करना हो उसे इसके सामने लाना होगा। जहां तक वजन की बात है, इसका वजन महज 3 किलोग्राम और इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसे हाथ में लेकर पूरे घर या ऑफिस में घुमा सकते हैं और इसमें 50 से 60 डिग्री तक का माइक्रोवेव रेडिएशन होता है जो कोरोना या किसी भी अन्य वायरस को 30 सेकंड से 2 मिनट में नष्ट कर देता है। ये तकनीक बाजार में आ चुकी है और इसकी कीमत मुश्किल से 5,000 रुपए है। चलाने में मामूली बिजली खर्च वाला ये उपकरण माइक्रोवेव से भी आधी कीमत का है। ये उपकरण कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इसे बड़े स्वरूप में भी बनाया जा सकता है। घर और ऑफिस को रोजाना सैनिटाइज करने के लिए ये सबसे बेहतरीन और किफायती उपकरण साबित होगा। इस मशीन का टेस्टिंग हमने 2 तरह से किया है। इसका एफिकेसी को असर्टन हमने 2 तरह से किया है। एक तो हम जो एस प्रोटीन है, जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है वायरस का, उसका हमने लैब में उस पर हमने टेस्ट किया और पाया कि बिकॉज इसका लॉस टेंजेंट बहुत हाई होता है, पोलरिटी हाई होता है, तो वो हायर रेट से माइक्रोवेव अब्जॉर्ब करता है। और जब ये माइक्रोवेव अब्जॉर्ब करता है तो वो डिफरेंशियल हीटिंग के चलते इसका वो एस प्रोटीन का तापक्रम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जिसके चलते हम पाते हैं कि 56 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाने से ही कोरोना वायरस विघटित हो जाता है। तो इस तरह से इसका एफिकेसी को हमने टेस्ट किया है और ये यूनिट का 100% एफिकेसी है कोरोना वायरस को न्यूट्रलाइज करने के लिए और ये 100% सेफ है ऑपरेटर के लिए। फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, हम जल्द वापस लौटते हैं। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के प्रति लोगों की रुचि जगाने के उद्देश्य से साल 2019 में इंडिया साइंस चैनल की शुरुआत की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया इंटरनेट आधारित ये विज्ञान वेब चैनल विभाग के स्वायत्त संस्थान विज्ञान प्रसार द्वारा संचालित किया जा रहा है।
इस चैनल पर विज्ञान पर आधारित डॉक्यूमेंट्रीज, ताज़ा विषयों पर स्टूडियो चर्चा, साक्षात्कार और हर आयु वर्ग को आकर्षित करने वाली विज्ञान लघु फिल्में और साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट की पहुंच आज हर जगह, हर व्यक्ति तक है। ऐसे में देश में वैज्ञानिक चेतना के प्रसार के लिए ये माध्यम सबसे उपयुक्त कहा जा सकता है। अनुसंधान 2020 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आजकल मानसिक बीमारियों में बढ़ोतरी हो रही है। WHO के अनुसार भारत में 7 में से 1 व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से मानसिक विकार से ग्रस्त है। इतना ही नहीं, आजकल के तनावपूर्ण जीवन में मानसिक रोगों का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि इन खतरों से कैसे बचा जाए। प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के विजय राघवन के कार्यालय ने आम लोगों के लिए मानसिक विकारों से बचने के कौन से 9 उपाय सुझाए हैं, आइए देखते हैं रिपोर्ट। प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के विजय राघवन के कार्यालय ने एक पुस्तिका जारी की जिसमें मानसिक रोगों से निपटने के वैज्ञानिक तरीके समझाए गए। 20 पन्नों की इस बुकलेट को सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज की मदद से तैयार किया गया है और इन उपायों को आत्मसात करके लोग मानसिक बीमारियों से बच सकते हैं। ये 9 तरीके कुछ इस प्रकार हैं। पर्याप्त नींद लें, शांत हवादार और अंधेरे कमरे में सोएं, सोने और जगने का एक नियमित समय तय करें, सोने से पूर्व उत्तेजक पदार्थों का सेवन कतई ना करें, ना ही सोने से ठीक पूर्व टीवी, फोन का इस्तेमाल करें। वयस्क 7 से 8 घंटे और बच्चे 10 घंटे की नींद रोजाना लें। दूसरा, व्यायाम करें। नियमित व्यायाम करने वालों को मानसिक रोग का खतरा कम होता है। पूरे सप्ताह में 150 मिनट मध्यम तीव्रता या 75 मिनट अत्यधिक तीव्रता का व्यायाम जरूर करें और प्रतिदिन 60 मिनट मध्यम से अत्यधिक तीव्रता के साथ शारीरिक गतिविधियां करें। उम्रदराज लोगों को सप्ताह में 3 दिन शारीरिक गतिविधियां जरूर करनी चाहिए। तीसरा, शराब व नशीले पदार्थों का सेवन न करें। नशीले पदार्थों पर निर्भरता भी मानसिक रोगों को बढ़ावा देती है। साथियों के दबाव में न आए और इसके सेवन को लेकर मना करना सीखें। चौथा, ध्यान लगाएं यानी मेडिटेशन। प्रतिदिन करीब 15 मिनट तक ध्यान लगाएं। कुछ आसन भी करें, इससे मानसिक तनाव नहीं बढ़ेगा। यदि 2 महीने तक आप ये करने में सफल होते हैं तो यह आपकी आदत में शुमार हो जाएगा। 5वां, सामाजिक संबंध बनाए रखें। परिवार एवं मित्रों के संपर्क में रहें, उन्हें अपनी चिंताओं से अवगत कराएं। सार्थक सामाजिक संबंध मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाते हैं। छठा, नए कौशल सीखें। नए कौशल सीखने से आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास की भावना तो बढ़ती ही है, साथ ही इससे जीवन में एक उद्देश्य आता है और सकारात्मकता भी बढ़ती है। 7वां, डिजिटल मीडिया और टीवी का उपयोग सीमित रखें। आजकल सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से तनाव पैदा होता है। समाचारों में नकारात्मक घटनाओं को बार बार दिखाए जाने से भी मानसिक तनाव बढ़ जाता है। इसीलिए इन माध्यमों का उपयोग बेहद सीमित कर दें। 8वां, पौष्टिक आहार खाएं। मानसिक स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए पौष्टिक आहार बेहद जरूरी है। इसमें फल, सब्जियां, दाल, अनाज एवं प्रोटीन शामिल है। पोषक तत्वों की कमी भी डिप्रेशन का कारण बन सकती है। 9वां और अंतिम, प्रकृति से हमेशा जुड़े रहें। घर में लगे पौधों की देखभाल करें। सप्ताह में कम से कम 2 घंटे हरियाली युक्त स्थानों जैसे उद्यान, पार्क इत्यादि में समय जरूर बिताएं। इसके साथ ही लोगों को अपने मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। यदि असहाय महसूस कर रहे हों, चिंतित हों, भूख न लग रही हो, बार बार उत्तेजित होते हों, भयभीत महसूस करते हों, किसी चीज में मन न लगता हो, स्वयं को बेकार समझने लगें, सामाजिक दूरी बनाने लगें, ध्यान लगाने में कठिनाई होती हो या नींद न आ रही हो, तो ये सभी मानसिक बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे में चिकित्सीय सलाह जरूर लें और यदि आप इन लक्षणों से ग्रस्त नहीं हैं और आपके संपर्क में आने वाला कोई व्यक्ति ऐसे किसी लक्षणों का सामना कर रहा है, तुरंत उसकी मदद करें। इसके साथ ही मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने में कुछ मोबाइल ऐप भी मददगार साबित हो सकते हैं, जैसे दोस्त, W+, InnerR, Way Forward, I Will, Therapy in India, Home Network In, Healthy Mind और E-Wellness Expert।
भोजन सिर्फ स्वाद या पेट भरने के लिए नहीं किया जाता है। संतुलित भोजन बीमारियों से भी बचाव करता है, लेकिन इस बात को लेकर लोगों में जागरूकता की बहुत कमी है। नतीजा ये है कि संतुलित भोजन नहीं करने की वजह से आज देश में करोड़ों लोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत आने वाले संस्थान केंद्रीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने एक अनोखा कार्यक्रम शुरू किया है, ईट राइट इंडिया चैलेंज। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ईट राइट इंडिया चैलेंज। इस कार्यक्रम का मकसद है लोगों में भोजन को लेकर जागरूकता पैदा करना। ये कार्यक्रम 197 जिलों और शहरों के लिए वार्षिक प्रतियोगिता है, जिसके अंतर्गत अनूठे तरीके से खाद्य संरक्षा और विनियामक वातावरण को मजबूत किया जाएगा। उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा की जाएगी और उन्हें बेहतर खाद्य विकल्प चयन की अपील की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 19 अगस्त को ईट राइट चैलेंज वर्कशॉप का उद्घाटन किया और इस मौके पर ईट राइट इंडिया हैंडबुक भी जारी की। इस अभियान के तहत एक सेफ फूड प्रैक्टिस भी शुरू की गई है। इसमें लोगों को बताया जा रहा है कि भोजन खरीदते समय, भंडारण करते समय उसे तैयार करने, परोसने, खाएं कैसे, बचे हुए भोजन का क्या उपयोग करें, खाने की पैकिंग कैसे करें, खाने को कैसे संभालें और रसोई घर में किस प्रकार की स्वच्छता का ध्यान रखें। इन मुद्दों पर व्यापक प्रश्नोत्तर तैयार किए गए हैं तथा उन्हें विभिन्न माध्यमों से प्रचारित किया गया है। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं के जरिए लोगों को बेहतर खाद्य चयन का मौका प्रदान किया जा रहा है। ये ईट राइट मूवमेंट इज लाइक अ जन आंदोलन और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी और जो भागीदारी सिटीजन की खुद की है और उसको ये जानना बहुत जरूरी है कि ये संतुलित आहार और सेफ फूड क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम पुरानी अपनी डाइट्स देखते थे, जो ट्रेडिशनल इंडियन डाइट्स होती थी वो बहुत बैलेंस्ड। जैसे अगर हम थाली देखें तो उसमें हम चपाती, राइस खा रहे हैं, दाल ले रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं, दही ले रहे हैं या लस्सी पी रहे हैं। उसके अलावा खाना खाने के बाद अगर हम एक फल ले लेते हैं तो एक बैलेंस्ड डाइट है। तो हम ये वाली ट्रेडिशनल इंडियन डाइट को छोड़कर हम वेस्टर्न टाइप डाइट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और ये जो वेस्टर्न टाइप डाइट है ये हाई है सॉल्ट में, ये हाई है शुगर में और गलत टाइप ऑफ फैट्स जिसे हम ट्रांस फैट्स कहते हैं। तो इन सब चीजों के हाई होने से तो पहले जब हमारे को जो ज्यादातर बीमारियां होती थी वो इन्फेक्शियस डिजीजेस होती थी, अब हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो ये ईट राइट इंडिया मूवमेंट इसी मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाह रही है ताकि ये एक मास अवेयरनेस हो जाए और ये एक बिहेवियर चेंज बन जाए। सबका बिहेवियर चेंज करना बहुत जरूरी है कि हम एक तरफ से तो मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि कम खाइए, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, पर जब तक मैं खुद नहीं जानूंगी और मैं जब तक अपने आप का बिहेवियर चेंज नहीं करूंगी तब तक ये ईट राइट मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसलिए बहुत जरूरी है कि हर इंसान इस बात के लिए जागरूक हो जाए और हम सब ये सेफ और न्यूट्रिशियस फूड्स डिमांड करें। यही ईट राइट चैलेंज और ईट राइट इंडिया मूवमेंट का मेन मोटिव है मेरे हिसाब से। अब वक्त है शोध और नवाचार जगत की कुछ और गतिविधियों से आपको रूबरू कराने का। भारतीय विज्ञान संस्थान यानी ISC बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे टैटू का निर्माण किया है जिससे किसी व्यक्ति के सभी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य पैरामीटर की निरंतर निगरानी की जा सकती है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की दुर्गापुर स्थित प्रयोगशाला सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CMERI के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा सौर वृक्ष तैयार किया है जो पूरे गांव को जगमग कर सकता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR की प्रयोगशाला भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी IARI ने पराली को गलाने के लिए एक जैव अपघटक कैप्सूल तैयार किया है। इस कैप्सूल से घोल तैयार किया जाता है जिसे पराली के ऊपर छिड़का जाता है और 25 दिनों के भीतर ही पराली खाद में तब्दील हो जाती है। CSIR की पुणे स्थित प्रयोगशाला नेशनल केमिकल लेबोरेटरी यानी NCL ने KPIT के साथ मिलकर एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार तैयार की है। देश में बड़े अनुसंधानों को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन यानी NSM शुरू किया है। इसके तहत देश के विभिन्न हिस्सों में 14 सुपर कंप्यूटर लगाए जा रहे हैं। इन सुपर कंप्यूटर के जरिए उस क्षेत्र के सभी शोध केंद्रों को जोड़ा जाएगा।
उन शोध केंद्रों के वैज्ञानिक इन सुपर कंप्यूटर की सेवाओं का फायदा उठा सकेंगे। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO की दिल्ली स्थित प्रयोगशाला सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोसिव एंड एनवायरमेंटल सेफ्टी यानी CFEES ने एक ऐसा फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम विकसित किया है जिससे महज 60 सेकंड्स में बस में लगी आग बुझाई जा सकेगी और विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO की स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट के मुताबिक 2020 अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा और 2011 से 2020 तक का दशक अब तक का सबसे गर्म दशक। अनुसंधान 2020 के इस विशेष कार्यक्रम को अब विराम देने का वक्त हो चला है। आने वाला साल 2021 अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में नए नए आयाम जोड़ेगा, नई सुबह, नई उम्मीदें, नए नए आविष्कार लेकर आएगा। इस विश्वास के साथ आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपनी राय हमें स्क्रीन पर लिखे पते पर भेज सकते हैं। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक और रोचक विषय के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।